नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आइए मैं पुनः आपके ज्ञान के पावर को बढ़ाने के लिए मैं पुनः एक नया टॉपिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी लेकर के आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं। और आप अपने जानकारी के लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्लीज आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप सब जो वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं, आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत जो है आपको धन्यवाद मैं दे रहा हूं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। मैं आपके सुंदर भविष्य की ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। अगर आप वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन के ऑल को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिल जाए। आइए मैं आता हूं पुनः गुप्तकाल। गुप्तकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक लंबा चैप्टर है। और इस गुप्तकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है, क्योंकि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। और कालिदास गुप्त काल का महान नाटककार एवं काव्यकार थे। और आज हम पढ़ेंगे कालिदास के विषय में और गुप्त काल की जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं इसके पहले मैं बताया था आपको वीडियो में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये गुप्त वंश का पहला शासक था, जिसके दरबार में 9 विद्वानों के 9 रत्न थे। और 9 रत्न में कालिदास था, और उसी कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गुप्त काल के प्रमुख आपके नाटककार कौन थे। तो गुप्त काल के प्रमुख आपके नाटककार में कालिदास, शूद्रक, भास, विशाखादत्त, ये सब महत्वपूर्ण आपके नाटककार थे। और मैं आपको अभी बताऊंगा कालिदास के विषय में। आइए कालिदास के विषय में बताना चाहता हूं मैं कि कालिदास किस काल के कवि थे, ये किसके दरबार में थे। इसको लेकर के विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन एक सर्वमान्य विचारधारा है, विद्वानों के बीच में एक सर्वमान्य विचारधारा है कि कालिदास गुप्त काल के कवि थे और कालिदास चंद्रगुप्त आपके द्वितीय के क्या था जी, आपका दरबार में शामिल था। और आइए मैं कालिदास के विषय में मैं बताना चाहता हूं, ध्यान देंगे आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। आइए ये पहले मैं बताना चाहता हूं ये गुप्त काल के प्रमुख आपके नाटककार कौन थे। तो गुप्त काल के प्रमुख नाटककार में कालिदास थे, भास था, शूद्रक था, विशाखादत्त था, अभाभूति था। ये कौन है? ये गुप्त काल के प्रमुख आपके नाटककारों के नाम है। अब मैं आता हूं कालिदास, ध्यान से सुनेंगे, एक एक तथ्य याद होगा, एक एक जो है बात समझ में आएगी। आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। कालिदास ये संस्कृत भाषा का ये सर्वश्रेष्ठ कवि और क्या था? नाटककार था। कालिदास ये संस्कृत भाषा का ये सर्वश्रेष्ठ कवि और क्या था? नाटककार था। और ये कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में क्या था जी? ये शामिल था। कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में क्या था जी? आपको शामिल था। और ये कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना राजदूत बना करके कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। वो गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो कालिदास को अपना राजदूत बना करके कुंतल नरेश के दरबार में भेजा? तो आपका जवाब होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। अब आगे आइए, मैं कालिदास की रचनाओं के बारे में आपको बताऊंगा।
तो कालिदास के कुछ नाटक ग्रंथ हैं और कालिदास के कुछ महाकाव्य क्या है जी ग्रंथ हैं। आपको दिमाग में रखना होगा कि कालिदास के नाटक ग्रंथ कौन कौन हैं और कालिदास के महाकाव्य ग्रंथ कौन कौन हैं, परीक्षा में पूछ देता है। आइए तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कालिदास के प्रमुख आपके नाटक ग्रंथ। तो कालिदास के प्रमुख आपका नाटक ग्रंथ कौन है? पहला मालविकाग्नि क्या है मित्र है, दूसरा क्या है जी विक्रमो क्या है वंशीय है, और तीसरा क्या है अभिज्ञान क्या है शाकुंतलम है। ये तीनों जो ग्रंथ है ये कालिदास के प्रमुख आपके नाटक ग्रंथ है। कौन कौन? मालविकाग्नि मित्र, विक्रमो वंशीय और अभिज्ञान क्या है जी शाकुंतलम। यहां पर मैं नोट कर दिया हूं का मालविकाग्नि मित्र, विक्रमो वंशीय और अभिज्ञान क्या है जी शाकुंतलम, ये कालिदास के प्रमुख आपके नाटक क्या है ग्रंथ है। अब आइए कालिदास के महत्वपूर्ण काव्य और महाकाव्य ग्रंथ कौन कौन है, ध्यान देंगे। तो कालिदास के जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो है ऋतु संहार है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है और रघुवंशम है। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और क्या है जी रघुवंशम, ये सभी कालिदास के महत्वपूर्ण क्या है जी काव्य और महाकाव्य क्या है जी ग्रंथ है। और अगर आपको परीक्षा में पूछ देता है कि कालिदास का प्रथम रचना कौन था, तो कालिदास का प्रथम रचना ऋतु आपका क्या था जी संहार था। याद हुआ? कालिदास का प्रथम रचना कौन था? ऋतु संहार था। और कालिदास का प्रथम आपका नाटक ग्रंथ कौन था? तो आपका जवाब होना चाहिए मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र जो है ये कालिदास का ये प्रथम आपको नाटक क्या है जी ग्रंथ है। अब आइए अब मैं एक एक करके कालिदास के प्रमुख रचनाओं के विषय में मैं विस्तृत आपको जानकारी दूंगा और ध्यान से आप सुनेंगे। आइए, पहला कालिदास की प्रथम रचना कौन है? ऋतु संहार। अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि कालिदास का प्रथम रचना कौन है, आप जवाब देंगे ऋतु संहार। और ये ऋतु संहार जो ग्रंथ है ये कालिदास का ये प्रथम क्या है? ये खंड क्या है जी काव्य है। आपको ऐसे पूछ सकता है कि कालिदास का प्रथम खंड काव्य कौन है? जवाब होगा ऋतु संहार। कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? जवाब होगा आपका ऋतु संहार। अब आइए, और ये जो ऋतु संहार है ये ऋतु संहार में आपका 6 ऋतुओं का क्या है जी वर्णन है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। वो कौन कौन? आपका ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि कालिदास की वो कौन सी रचना है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, तो आपका जवाब होना चाहिए ऋतु संहार। तो ऋतु संहार के विषय में 3 महत्वपूर्ण मैं जानकारी दिया। पहला, कालिदास की पहली रचना ऋतु संहार। कालिदास का प्रथम खंड काव्य कौन है? आपका ऋतु संहार है। और कालिदास की वो कौन सी रचनाएं हैं जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है? आपका जवाब होना चाहिए ऋतु क्या है जी संहार। अब आइए पूछेगा कि कालिदास का प्रथम आपका नाटक ग्रंथ कौन है? तो कालिदास का प्रथम आपका नाटक है मालविकाग्नि क्या है मित्र है। कालिदास का प्रथम नाटक कौन है? मालविकाग्नि मित्र है। दूसरा आइए, कालिदास का दूसरा नाटक ग्रंथ कौन है? विक्रमो क्या है वंशीय है। आइए, तो मैं बता रहा था कि कालिदास का प्रथम नाटक ग्रंथ कौन है? मालविकाग्नि मित्र है। कालिदास का दूसरा नाटक ग्रंथ कौन है? विक्रमो वंशीय है। और कालिदास का तीसरा नाटक ग्रंथ कौन है? अभिज्ञान क्या है जी शाकुंतलम है। अब मैं कालिदास की जो रचनाएं हैं वो रचनाओं में किस किस का विषय है, उसमें क्या चीज की चर्चा है वो मैं बताऊंगा। परीक्षाओं में अब ये भी पूछे जा रहे हैं
उसमें किसकी चर्चा है, ध्यान से सुनेंगे। तो कालिदास का जो ऋतु संहार है, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, मैं बता दिया हूं। अब आइए, और कालिदास का जो दूसरी रचना है जी, वो मेघदूतम है। ये मेघदूतम जो है, ये कालिदास का ये दूसरा क्या है जी, खंड काव्य है। याद हुआ, कालिदास का दूसरा खंड काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो क्या है जी, आपका मेघ क्या है जी, दूतम है। अब ये तीसरा क्या है, ये कुमार क्या है, संभवम। और कालिदास की रचना जो कुमार संभवम है, ये उनका महाकाव्य है। कुमार संभवम एक महाकाव्य है, और ऋतु संहार और मेघदूतम जो है, ये खंड काव्य है। जबकि कुमार संभवम क्या है, एक महाकाव्य है। और ये कुमार संभवम में आपके शिव एवं पार्वती का जो पुत्र क्या है, कार्तिकेय है। ये कार्तिकेय का आपका जन्म कथा है। ऐसे परीक्षा में प्रश्न उठा कर दे देगा कि कालिदास के किन रचनाओं में शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म कथा है, आपका जवाब होगा कुमार संभवम। अब ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आइए, ये कालिदास की रचना क्या है जी, आपका रघुवंशम है। और रघुवंशम ये कालिदास का सर्वोत्तम क्या है जी, महाकाव्य क्या है जी, ग्रंथ है। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, आपका रघुवंशम है। अब आइए हम चलते हैं, कालिदास का प्रथम आपका नाटक ग्रंथ कौन है, मालविकाग्नि क्या है जी, मित्र है। हमेशा प्रश्न पूछा है कि मालविकाग्नि जो मित्र ग्रंथ है, उस मालविकाग्नि मित्र ग्रंथ की नायिका कौन है, उसकी नायिका मालविका है, और उसका नायक कौन है, अग्नि मित्र है। मालविकाग्नि मित्र का नायिका कौन है, मालविका है, और नायक कौन है, आपका अग्नि क्या है जी, आपका मित्र है। यहां पर मैं इसकी चर्चा किया हूं। यानी मालविकाग्नि मित्र में मालविका एवं अग्नि मित्र के प्रणय कथा का क्या है जी, वर्णन है। अब आइए, कालिदास की जो रचनाएं हैं विक्रमो वंशीय, ये विक्रमो वंशीय जो है, ये कालिदास का ये दूसरा नाटक क्या है, ग्रंथ है। अब विक्रमो वंशीय में क्या है, विक्रमो वंशीय में पूर्वा, विक्रमो वंशीय में पूर्वा एवं उर्वशी अप्सरा के प्रेम कथा का वर्णन है। प्रश्न आपके ऐसे पूछे गए हैं कि कालिदास के किन रचनाओं में पूर्वा एवं उर्वशी अप्सरा का प्रेम कथा है, आपको आपका जवाब होगा विक्रमो वंशीय। अब आइए, अगला नाटक कौन है, अभिज्ञान क्या है जी, शकुंतलम। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है, ये कालिदास का तीसरा नाटक ग्रंथ है। और अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतला में आपको राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा क्या है जी, वर्णन है। और ये कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ है, ये विश्व के 100 महान कृतियों में ये शामिल है। और अभिज्ञान शकुंतलम ये प्रथम भारतीय रचना है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है। आप सभी को ये याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कालिदास का प्रथम रचना कौन है, ऋतु संहार। कालिदास का प्रथम खंड काव्य कौन है, ऋतु संहार है। कालिदास की वो कौन सी रचना है जिसमें 6 ऋतु का वर्णन है, वो है आपका ऋतु क्या है, संहार है। कालिदास का दूसरा खंड महाकाव्य कौन है, आपका मेघदूतम है। और कालिदास का प्रथम आपका महाकाव्य कौन है, वह कुमार संभवम है। और कालिदास का सबसे महान महाकाव्य कौन है, वह है रघुवंशम है। और कालिदास का प्रथम नाटक कौन है, वह मालविकाग्नि मित्र है। दूसरा नाटक कौन है, विक्रमो वंशीय है। और तीसरा नाटक कौन है, अभिज्ञान शकुंतलम है, जो विश्व के 100 कृतियों में शामिल है। और इसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में भी हुआ है। यह है कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं। आइए अब मैं आपको गुप्त काल के कुछ और प्रमुख नाटक ग्रंथ हैं, उसकी मैं चर्चा करता हूं। वो कौन कौन से नाटक ग्रंथ हैं, आप ध्यान देंगे। आइए, तो पहला है आपका मुद्रा क्या है, राक्षस। अब मुद्रा राक्षस लिखा कौन, ये विशाखा दत्त की क्या है जी, रचना है।
मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। और आखिर मुद्रा राक्षस में क्या है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन पर बैठने का वर्णन है। ऐसा भी परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने का वर्णन है? आपका जवाब होगा मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना। अब आइए, एक और है देवी क्या है चंद्रगुप्तम है, और देवी चंद्रगुप्तम भी ये विशाखा दत्त की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की रचना है। और इसमें देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजा की हत्या एवं रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह की चर्चा है। देवी चंद्रगुप्ता में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ये शक राज का वध एवं ध्रुव देवी से विवाह की चर्चा है, इसका वर्णन है। और मैं बताया था पहले भी कि समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? रामगुप्त हुआ, और रामगुप्त उत्तराधिकारी हुआ। इसका प्रमाण विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम से ही मिलता है, मैं पहले बता चुका हूं। अब आइए, एक है मृच्छ क्या है कटकम, और मृच्छ कटकम जो ग्रंथ है यह शूद्रा की क्या है जी रचना है। और एक बार बीपीएससी में यह प्रश्न पूछ दिया था कि मृच्छ कटकम का अर्थ क्या होता है? तो मृच्छ कटकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। अब आइए, इस मृच्छ कटकम में क्या है? तो मृच्छ कटकम का नायक कौन है? चारु दत्त है, और नायिका कौन है? बसंत क्या है सेना है। मृच्छ कटकम जो ग्रंथ है उसका नायक कौन है? ये चारु दत्त है, और नायिका कौन है? ये बसंत क्या है सेना है। इसके अतिरिक्त इसमें ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, बेस्या, चोर एवं धूर्तदास का वर्णन भी है। अब आइए, एक महत्वपूर्ण आपका नाटक ग्रंथ है, वो कौन है? स्वप्नवास दत्ता। तो स्वप्नवास दत्ता ये भास की क्या है जी रचना है, और ये स्वप्नवास दत्ता भारत का प्रथम संपूर्ण नाटक ग्रंथ माना जाता है। आपको स्वप्नवास दत्ता क्या है? तो स्वप्नवास दत्ता को भारत का प्रथम संपूर्ण नाटक ग्रंथ आपको माना जाता है। और इसमें स्वप्नवास दत्ता में क्या है? इसमें महाराज उदयन एवं वासव दत्ता की प्रणय क्या है कथा है। स्वप्नवास दत्ता में महाराज उदयन एवं वासव दत्ता की प्रेम क्या है कथा का वर्णन है। अब आइए, अगला है एक भास की रचना क्या है? चारु आपका दत्तम है, ये चारु दत्तम ये भास की क्या है जी रचनाएं हैं। इसके बाद बताऊंगा एक भवभूति था, और भवभूति भी गुप्त काल का प्रमुख क्या था? नाटककार था। और भवभूति की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, वो कौन कौन है? पहला मालती माधव, दूसरा महावीर चरित, और तीसरा है उत्तर रामचरित। ये तीनों रचनाएं जो है ये भवभूति की है। कौन कौन? मालती माधव है, महावीर चरित है, और उत्तर क्या है जी रामचरितम है। और ये भवभूति जो था ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में था। भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन के आपको दरबार में था। उसको ऑफ कीजिए धीरे से, हो गया। आइए, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं गुप्त काल का और प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है। गुप्त काल के प्रमुख ग्रंथों की चर्चा मैं कर चुका हूं, और प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, वो ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं। आइए मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहे, मैं एक एक के ग्रंथ आपको रटवाऊंगा। आइए, ये ग्रंथ है, ये सभी गुप्तकालीन महत्वपूर्ण क्या ग्रंथ है? एक है काव्य आपका दर्शन है, और काव्य दर्शन लिखा कौन? दंडिन की क्या है रचना है। दूसरा है 10 कुमार क्या है चरितम है, और 10 कुमार चरितम की रचना भी दंडिन नहीं किया था। अगला ग्रंथ है किरात क्या है अर्जुनियम, और किरात अर्जुनियम ग्रंथ की रचना ये भारवी ने किया था। अगला ग्रंथ है योगाचार, और योगाचार लिखा कौन? असंग। अगला ग्रंथ है रावण क्या है वध है, और रावण ग्रंथ की रचना कौन किया? वत्स आपको भट्टी ने किया था। अगला है ग्रंथ है अमरकोश है,
और अमर कोश की रचना आपको अमर सिंह ने किया था। और ये अमर सिंह भी जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में क्या था, शामिल था। आइए अगला है, ये बृहत संहिता है और पंच क्या है, सिद्धांतिका है। बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका ये दोनों रचनाएं बराह मिहिर की है। ये दोनों जो रचनाएं हैं ये आपको बराह क्या है जी, मिहिर का है। और हमेशा प्रश्न पूछता है कि बराह मिहिर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बराह मिहिर का संबंध आपका खगोल शास्त्र से है। और बराह मिहिर गुप्त काल का खगोल शास्त्री था, कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। बराह मिहिर गुप्त काल का खगोल क्या था, शास्त्री था। अब आइए आगे है आपका ब्रह्म क्या है, सिद्धांतिका है। और ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ कौन लिखा, ब्रह्म आपको गुप्त की क्या है जी, रचनाएं हैं। आइए आता हूं आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की। पहला है आर्य क्या है, भट्टिये है, और दूसरा है सूर्य क्या है, सिद्धांतिका। ये दोनों रचनाएं आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। कौन कौन, आर्यभट्टिये और सूर्य क्या है, सिद्धांतिका। ये आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। और आर्यभट्ट जो था ये गुप्त काल का प्रमुख क्या था, गणितज्ञ था। इसके बाद मैं बताऊंगा बहुत प्रमुख ग्रंथ है, पंच क्या है, तंत्र। और पंचतंत्र कौन लिखा, ये विष्णु शर्मा की रचनाएं हैं। और बाइबिल के बाद इसका विश्व में दूसरा स्थान आता है, जो ना जाने कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। पंचतंत्र कौन लिखा, विष्णु शर्मा। ये गुप्त कालीन क्या है जी, महत्वपूर्ण क्या रचना है। और ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कौन किया, ये पंचतंत्र का फारसी में जो अनुवाद किया है वो अबुल फजल ने किया है। और अबू फजल जो था ये अकबर के 9 रत्न में क्या था, शामिल था। और उसी अबू फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। और अबू फजल ये फैजी का छोटा भाई था। आइए तो यहां पर मैं राइटिंग किया हूं कि अबू फजल ने इस पंचतंत्र का फारसी में क्या जी, अनुवाद किया। आगे प्रमुख रचना क्या है, एक नीति शास्त्र है। और नीति शास्त्र किसकी रचना है, ये कामंदक की क्या है, रचना है। और एक प्रमुख गुप्तकालीन रचना है, वो कौन है, कामसूत्र है। और कामसूत्र लिखा कौन, वात्स्यायन। ये वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। ये गुप्तकालीन प्रमुख क्या है जी, सब रचनाएं हैं। मैं कालिदास की रचनाएं भी बचा चुका हूं, अब सभी का लिस्ट बना लेंगे। ये सभी गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए थोड़ा सा मैं आर्यभट्ट के बारे में बताता हूं। आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था। और आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया और आज उसी के दिए गए मान का प्रयोग किया जाता है। और पाई का मान क्या दिया, 3.1416 दिया। अगला है जीरो का, शून्य का सही मान कौन निकाला, ये आर्यभट्ट ने निकाला। और आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में दशमलव पद्धति का भी वर्णन किया है। अगला है आर्यभट्ट ने ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का भी क्या जी, पता लगाया है। और ये आर्यभट्ट ने ही बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए ये सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट ने ही बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए ये सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन और रात होता है। और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करता है इससे ऋतु परिवर्तन होता है। यानी पृथ्वी का अक्ष पे घूमना यह घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना यह परिक्रमण कहलाता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आपका दिन और रात होता है। और पृथ्वी के ये परिक्रमण गति के कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है। और हमारे देश का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट, इस आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया है। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है जो आर्यभट्ट के नाम पर यह रखा गया है। आइए अब मैं आपको गुप्त काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, वो है भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन को षड दर्शन कहा जाता है। और ये षड दर्शन का जो विकास हुआ है ये गुप्त काल में हुआ है। यानी भारतीय प्रमुख 6 दर्शनों को ही षड दर्शन की संज्ञा दी गई है। और ये भारतीय जो दर्शन है
इसका स्रोत किसे कहा जाता है? इसका स्रोत उपनिषद को कहा जाता है। भारतीय दर्शन का स्रोत किसे कहते हैं? ये उपनिषद को क्या जी कहा जाता है। और सबसे जो प्राचीन दर्शन है, वो सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन है। और सांख्य दर्शन के जनक कौन है? महर्षि कपिल है। अब ध्यान से आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ये छह दर्शन, उसके जनक कौन है मैं आपको बताऊंगा। ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं। आइए मेरे साथ आप याद कीजिए। पहला सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के जनक कौन है? महर्षि कपिल है। दूसरा योग दर्शन, और दूसरा योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि है। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन के जनक कौन है? महर्षि गौतम है। और चौथा है मीमांसा दर्शन, और मीमांसा दर्शन के जनक कौन है? आपको जैमिनी है। और वैशेषिक दर्शन है, और वैशेषिक दर्शन के जनक कौन है? ये महर्षि कणाद है। और ये छठा है वेदांत आपको दर्शन, और वेदांत आपका दर्शन कौन है जी? बद्रायण। याद हुआ? सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद, वेदांत बद्रायण। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। और इस छह दर्शन को षड दर्शन कहा जाता है, जिसका विकास गुप्त काल में हुआ। यह हुआ आज का जो भी टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। प्लीज इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसको ध्यान से याद करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस ग्रंथ में किस चीज की चर्चा है ये मैं विस्तृत आपको बता दिया हूं। प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। और प्लीज मैं चलते चलते आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आप सभी का जो प्यार हमें मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है, इसके लिए फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैं पुनः जो है एक नए टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। आप सब अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।